आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ प्रदान करूँगी जिसको जानना बीए सेकेंड ईयर या यूँ कह लें हिंदी साहित्य के समस्त ईयर के प्रथम वर्ष सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, एमए, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध सभी के लिए ज़रूरी है। आइए मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें सामान्य जानकारी दूंगी जिसको कंठस्थ करने से आपको आपके विषय की जानकारी प्राप्त करने में बहुत सरलता महसूस होएगी। समस्त हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहले भाग को या पहले हिंदी साहित्य के इतिहास, इसी को हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। उसको 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है आदिकाल, सेकंड भाग है रीतिकाल, भक्तिकाल तीसरा काल है रीतिकाल और चौथा काल है आधुनिक काल। इस आधुनिक काल के भी कई अलग अलग भाग हैं जो हम विस्तार में बाद में चर्चा करेंगे। प्रथम काल है आदिकाल। अब आपके विषय आपके पाठ्यक्रम का विषय भक्ति काल है। ज़्यादातर हम फर्स्ट ईयर में भक्ति काल और आदिकाल पढ़ते हैं। सेकंड ईयर में रीतिकाल को पढ़ा जाता है और फाइनल ईयर में तृतीय वर्ष में हम आधुनिक काल को लेते हैं। और एमए में इन्हीं सब चारों कालों का विस्तार से वर्णन हम एमए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में पढ़ते हैं। यह तो हुई आधारभूत हिंदी साहित्य की कुछ जानकारी। अब आगे आते हम हिंदी के 2 रूप मिलते हैं पाठ्यक्रम में। एक होता है सामान्य हिंदी जो हर विद्यार्थी पढ़ता है, चाहे वह वाणिज्य का हो, चाहे वह कला का हो, चाहे वह विज्ञान का हो। सामान्य हिंदी हर विद्यार्थी को पढ़ना आवश्यक होता है। दूसरा होता है हिंदी साहित्य। जो हिंदी साहित्य पढ़ता है वह विद्यार्थी एक सब्जेक्ट के रूप में उसकी विस्तृत जानकारी लेता है और विभिन्न कवियों की रचनाओं को पढ़ता है। तो हिंदी साहित्य में हम लिटरेचर जिसको हम कहते हैं उसमें हिंदी के हम 2 रूप पढ़ते हैं, या हिंदी के यूँ कह लें 2 रूप होते हैं जिसे 2 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला उसका रूप होता है काव्य और दूसरा होता है गद्य। समस्त हिंदी साहित्य को हम 2 भागों में बांटते हैं, गद्य और पद्य। पद्य में केवल एक चीज़ आती है, कविता, दोहा, चौपाई, साखियाँ, ये सब काव्य कहलाती है। और गद्य में हम बहुत सारी विधाएं पढ़ते हैं या बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, या यूँ कह लें गद्य के कई प्रकार होते हैं। नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, पत्र लेखन, यात्रा वृतांत, संस्मरण, ये सारी कहानी, उपन्यास, ये सब विधाएं हम गद्य में पढ़ते हैं। इस प्रकार हिंदी के 2 भाग होते हैं। विद्यार्थियों, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य में प्रथम पेपर काव्य का होता है, कविताओं का होता है, और सेकंड पेपर में आप गद्य की किसी भी 1-2 विधाओं को जो आपके पाठ्यक्रम में होती है उसका विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य की हमेशा याद रखिए 2 विधाएं होती है, गद्य और पद्य। पद्य में केवल कविताओं का
उल्लेख होता है और गद्य की कई विधाएं होती है। आपको गद्य की कई विधाओं का सामान्य हिंदी में भी जो बुक चलती है, जो पुस्तक चलती है, उसमें विधाएं लिखी हुई मिल जाती है। इसके अलावा एक और आप मुख्य बात यह जान लें कि हिंदी में हिंदी बोली का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है। आधुनिक काल के पहले आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल में हम ब्रज भाषा, अवधी, मारवाड़ी या वहाँ की लोक भाषाओं का हम लोग अध्ययन करते आए हैं। साहित्य भी उसी में लिखा गया है और बोलचाल में भी हम उन्हीं भाषाओं का या बोली का वर्णन हम करते आए हैं या जिसमें साहित्य रचा गया है। हिंदी जिसको हम बोल रहे हैं आज के युग में, या जो राष्ट्रभाषा कहलाती है, उसका विकास हिंदी में आधुनिक काल में आता है। आधुनिक काल के भी कई वर्ष बीतने पर हम लोगों ने हिंदी में काव्य रचनाएं, गद्य और पद्य का लेखन चालू किया है। इस हिंदी को हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, अगर कभी कबीर की भाषा आती है या मीरा की भाषा का वर्णन आता है या सूरदास या फिर बिहारी, तो इन सभी की भाषा में हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। यह कभी भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इन लोगों के समय तक हिंदी का विकास नहीं हुआ था। तो बच्चों, ये जानकारी आप अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बिठा लें कि आधुनिक काल से हिंदी का विकास हुआ। दूसरा, एक और मुख्य बात यह है कि आधुनिक काल के पहले समस्त तीनों कालों में, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल में, ज़्यादातर हमने काव्य रचना ही की है। पद्य का ही विकास हुआ है। गद्य का विकास हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से जिसकी शुरुआत हुई है। तो आधुनिक काल की दो बड़ी विशेषताएं गद्य का विकास होना और हिंदी बोली या खड़ी बोली का विकास होना रहा है। कई बार बच्चों प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, प्रेमचंद की भाषा बताइए, और बच्चे बिना सोचे समझे लिख देते हैं कि उनकी ब्रज भाषा है, ग्रामीण भाषा है, अवधी भाषा है। बच्चों, प्रेमचंद गद्यकार हैं, उन्होंने गद्य में रचना की है और आधुनिक काल में या जो भी हिंदी साहित्य में गद्यकार है, उन सब की भाषा हिंदी खड़ी बोली ही कहलाएगी। या उन्होंने किसी अदर भाषा में भी लिखा होगा तो कोई विशेष कवि होगा, बाकी गद्य और पद्य की भाषा में अवधी या ब्रज भाषा नहीं आ सकती। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान करिए कि गद्यकार ने अपनी भाषा हिंदी को ही अपनाया है। इस प्रकार की कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसे आप जान लें, समझ लें, बार बार मुझसे पूछ लें, तो उससे आपको कई वस्तु स्थिति पता चल जाती है। लिटरेचर का, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी वर्ष पर्यंत पढ़ने के बाद उसको बीए फर्स्ट ईयर में पता चलता है, न सेकंड ईयर में पता चलता है, न फाइनल में कि फर्स्ट पेपर में क्या आता है, सेकंड पेपर में क्या आता है, रीतिकाल के मुख्य कवि कौन से हैं, भक्ति काल के मुख्य कवि कौन से हैं, आधुनिक काल के मुख्य कवि कौन है, गद्यकार किसको कहते हैं, पद्यकार किसको कहते हैं। तो बच्चों, चूँकि आप लिटरेचर के विद्यार्थी हो, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप इन आधारभूत बातों को समझकर फिर अपने अध्ययन करेंगे तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उन व्यक्ति को, उस कवियों को काल वाइज अगर डिवाइड करके अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं, जैसे भक्ति काल है,
भक्ति काल के समस्त कवि जैसे मीरा, सूर, तुलसी, जायसी, कबीर, ये सारे के बारे में, तुलसीदास, इन सब के बारे में जो भी पूछा जाए तो आप ये अगर भक्ति काल की कुछ विशेषताएं देख लेंगे तो वह उनके ऊपर लागू होती हुई मिलेगी। और अगर उनकी कोई विशेषता, कबीर की विशेषता अगर आपको याद है तो आप भक्ति काल पर वो आरोपित कर सकते हैं। इस प्रकार एक कवि की विशेषता के बजाय अगर आप काल की विशेषताएं या काल का विभाजन भी अगर ध्यान में रख लेते हैं, उसका समय ध्यान रख लेते हैं, तो भी आपका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा और कई समस्याएं आपकी स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों, इस वीडियो को आप बार बार सुनिए, कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और फिर उसको बार बार पढ़िए। तो मैं समझती हूँ आपको भविष्य में, वर्तमान में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।